नमस्कार, आदाब के टीवी में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ करीम। आज एक बार फिर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद वजीउद्दीन साहब हैं। पिछली बार हसरत मोहानी पर जो आर्टिकल इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, उसने मुझे मजबूर किया कि उस पर बात की जाए, और बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, वजीउद्दीन साहब ने। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपका। और जो जिन लोगों ने देखा, देखने के बाद मुझसे ये कहा कि वजीउद्दीन साहब लिखते तो बहुत अच्छा है और बोलते उससे भी ज्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि, और ये भी ख्वाहिश जाहिर की लोगों ने, कि क्या वजीउद्दीन साहब जर्नलिस्ट ही बनना चाहते थे या कुछ और? क्योंकि कहीं पढ़ा होगा, आपने लिखा बहुत है इस पर, तो जरा बताइए। बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ भाई कि मुझे मौका दिया बात करने का। दूसरी बात के जो सवाल आपने किया कि क्या मैं वाकई सहाफी या जर्नलिस्ट पहले बनना चाहता था, आपने मेरे दिल को छेड़ दिया इस सवाल पर। वो इसलिए कि, और मैं ये दुआ करता हूँ मेरे अब्बा जहाँ भी है, अल्लाह उनको रहमत करे, आमीन, कि अगर आज वो होते और ये इस इंटरव्यू को देखते जो आए, तो शायद वो खुश होते, नाराज होते, ये नहीं मुझे मालूम। लेकिन ये जो है, आप जानते हैं कि बिहार के गांव, दरभंगा जिला में छोटे से गांव में पलना बढ़ना, तो वहाँ कोई तस्वुर सहाफत का आज भी नहीं है, कोई ढंग का जर्नलिज्म का, तो उस जमाने में सोच नहीं सकते थे। लेकिन ये सब हुआ इसलिए कि चूंकि मेरे वालिद मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए से मुझे अलीगढ़ में मेरा दाखिला हुआ था। और मैं अलीगढ़ में जाने के बाद 3-4 महीना तो खूब पढ़ा कि बिल्कुल डॉक्टर बन के ही दिखूंगा, लेकिन मुझे पता चल गया कि मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। ये मैंने अपने आप को महसूस कर लिया, और मेरा जो रुझान था वो इस तरफ हुआ कि मैंने ये सोचा कि मुझे सिविल सर्विस करना चाहिए, और इसलिए मैं अंग्रेजी पे ज़्यादा जोर डालने लगा। और क्योंकि हिंदी मीडियम से गए थे, और वहाँ जो बच्चे थे, वो जो लोग कन्वेंट से आए हुए थे, वो तोता की तरह जो है अंग्रेजी बोलते थे। तो मुझे बड़ी अंदर से एक तरह से कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ कि मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आती, अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो हमारे अंग्रेजी के टीचर थे, उस्ताद थे, मैं उनके साथ पास गया। एक उन्होंने कहा कि बेटा ये बहुत इजी है, तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं, तुम अंग्रेजी अखबार पढ़ो और मैगजीन पढ़ो और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो। बस वही हो गया, वो जो है मंत्रा हो गया। जो मैं माना आजाद लाइब्रेरी, आप जानते हैं कितनी बड़ी मैसिव लाइब्रेरी है, दुनिया भर के अखबार मैगजीन आते हैं। तो मैं उसमें पढ़ता रहा, दिन रात उसी में लगा, और इस तरह से घुसा कि मेरा इंटरेस्ट साइंस सब्जेक्ट से खत्म हो गया, और मैं इस क्लासेस बंक करने लगा, बायोलॉजी छोड़ के, फिजिक्स क्लासेस छोड़ करके, और लाइब्रेरी में बैठ के खाली अंग्रेजी पढ़ता था। और इस बीच मैंने अपने वालिद से कहा, खत लिखा, उस जमाने मोबाइल होते नहीं थे, खत लिखा कि मुझे जो है वो IAS बनना है, तो मैं जो है साइंस नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे आर्ट्स में एडमिशन लेना है, मेरा अगले साल एडमिशन करवाइए। लेकिन बहुत रोए धोए। अब मैं उनको इल्जाम नहीं देता हूँ, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो थे, या हम लोग जहाँ से आए हैं, तो वहाँ जो है तसव्वुर होता है, सबसे पहली कोशिश होती है कि बच्चे जो है वो सिक्योर हो जाए। सिक्योर लाइफ होने का ये बहुत बड़ा जो है एक कहा जाए कि प्रेशर होता है बच्चों पे, और वालिदैन पे भी, और वालिदैन देते हैं। लेकिन मैंने जो है फिर महसूस किया कि नहीं हुआ, और मेरे वालिद मेरे बहुत नाराज हुए, रोए धोए। तो ऐसा हुआ कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पढ़ता ही था साइंस सब्जेक्ट। और बाद में मुझे वहां से ले गए, पटना ले गए, और पटना ले जाने के बाद जो है कहा कि अब तुमको IAS की तैयारी करना है, जो पढ़ना पढ़ो अपने मन से। लेकिन हुआ ये कि चूंकि अंग्रेजी का चस्का मुझे अलीगढ़ से लग गया था, तो पटना में जाके मजीद दोबारा हो गया, और वहां जाकर खुदाबख्श लाइब्रेरी का मैं मेंबर बन गया। और सुबह में 9-10 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, उस वक्त मैं आता था, और शाम में जब बंद होती तब मैं जाता था। इस बीच में सारी दुनिया भर की बहुत सारी अंग्रेजी की किताबें पढ़ना, खुशवंत सिंह को पढ़ना, MJ अकबर को पढ़ना, सलमान रुश्दी को पढ़ना, उसके बाद उर्दू में गालिब को पढ़ना, इकबाल को पढ़ना। और जब बच जाता था तो 3-4 बजे जो उनका रीडिंग रूम है, कजन रीडिंग रूम है खुदाबख्श लाइब्रेरी का, वहाँ अखबार खुलते थे पढ़ने के लिए फ्री में। वहाँ जा करके हम जो है बैठ के सिर्फ अंग्रेजी अखबार चाटते थे, पूरे इंडिया से अखबार आते थे सब। तो इस तरह से होता गया, और मेरा जो है वो बढ़ता गया अंग्रेजी की तरफ रुझान। और एक रोज ऐसा हुआ कि जर्नलिज्म में आने की वजह जो बताता हूँ मेन, वो ये हुई, जो ट्रिगर किया वो ये हुआ कि एक रोज हम लोग खुदाबख्श लाइब्रेरी के बाहर 2-4 लड़के जो IAS की तैयारी कर रहे थे, वो सब हमारे दोस्त थे। मैं उनके साथ भी पढ़ता था, तो उनके साथ बैठा और चाय पी रहा था,
लाइब्रेरी के बाहर। तो उसमें से एक लड़का था, अभी नाम भूल गया मैं, उसने कहा कि सो आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है? तो मैंने कहा यार ऐसा है कि अभी तक कन्फ्यूज़न है, मेरे वालिद जो है मुझे आईएएस बनाना चाहते हैं और मेरा जो है जर्नलिज्म की तरफ, चूँकि मेरे लेटर्स जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत छपे थे। मैं आई वॉज अ वेरी प्रोलिफिक लेटर राइटर टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, और लेटर जो है वो बड़े पढ़े जाते थे। गया में चर्चा हो रहा है, लाइब्रेरी में चर्चा हो रहा है, शहर में जो एलिट्स है उनके बीच में चर्चा हो रहा है कि कौन लड़का है कि इसका लेटर एक हफ्ते में 3 लेटर्स में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते थे। एक छपना महीने में मुश्किल होता है। मेरे पास इतना लेटर्स का अभी भी जो है वो बिल्कुल पुलिंदा बना हुआ है। पटना एडिशन। हाँ, पटना में वो लिखता था, हर टॉपिक पे लिखता था। तो उस लड़के ने ये कहा कि यार यू हैव अ नैक फॉर राइटिंग, गो फॉर जर्नलिज्म, ये आईएएस वाईएएस समाज ली छोड़ दो, तुम इसे एंजॉय भी नहीं करो, तुम चले भी जाओगे तो यू विल नॉट एंजॉय इट, बिकॉज तुम्हारा टेम्परामेंट जो है ना वो रेबल का है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स आफ्टर ऑल उनके एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। उनको सरकार की पॉलिसीज को आगे बढ़ाना है, एंड यू आर अगेंस्ट दोज पॉलिसीज, यू आर क्रिटिकल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो ये टेम्परामेंट जो है ये कहाँ जमेगा? ये जर्नलिज्म ही जम सकता है, जर्नलिज्म ही इसको बढ़ावा दे सकता है। बस ये इतना कहना था, सब ख्वाब छोड़ दिया इस वयस के, एंड आई डोंट रिग्रेट। मैंने हमारे अब्बा ने हमारा जो है प्रीलिम्स का एग्जाम का भी फॉर्म भरवा दिया था, मैंने कोई एग्जाम नहीं दी, एंड आई डोंट रिग्रेट फॉर नॉट सिटिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। ओ, इसीलिए आपने इतना बेहतरीन हसरत मोहानी पे लिखा, क्योंकि आप भी इनकलाब लाना चाहते हैं। वो हम सहाफत के जरिए, इनकलाब जो है सहाफत के जरिए लाया जा सकता है ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी वैसी ही शुरुआत की थी। अखबार था उनका, जो बंद कर दिया गया, जो बंद कर दिया। तो जाहिर बात अखबार नवीस जो होता है, ये सोच जो है वो अखबार नवीस के अंदर आ सकता है। तो वो आप जो सिस्टम में हो रहा है, जो कुछ सही नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ कौन बोलता है? जब तो मुकाबिल का अखबार निकालो। लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी कहानी आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, उसकी वजह ये है कि आप दरभंगा से आप हैं, मैं भी दरभंगा से हूँ, स्कूलिंग हमारी भी वहीं से हुई, आपकी भी हुई, बिल्कुल। और उसके बाद अलीगढ़ आप भी पहुंचे, मैं भी गया। आप थोड़ा आगे चल रहे थे, पत्रकारिता में आप भी आए, मैं भी आया जर्नलिज्म में, तो कहानी बिल्कुल एक जैसी है। आपका यह है कि आप इनकलाब लाना चाहते थे, मैं आर्ट एंड कल्चर से इतना जुड़ गया, और जाहिर सी बात है आप आर्ट एंड लिटरेचर से जुड़ गए, मैं आर्ट एंड कल्चर से जुड़ गया। तो हम दोनों लोग किए। आप लिखने लगे और मैं थिएटर करने लगा। तो वो उस तरह से, बल्कि थिएटर का शौक तो आपको भी है। अभी आप पिछले संडे जब मुलाकात हुई थी हमारी, तो आप फौरन भागे थे क्योंकि आपको प्ले देखने जाना था, मुगल आजम। क्या देखा, क्या खास लगा आपको? देखिए बताता हूँ, मुगल आजम चूंकि हम आप सबने फिल्म देखी है, लेकिन फिरोज अब्बास खान जो है मेरे अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने बड़े ही अच्छे प्लेस बनाए हैं, लिखे भी हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने उसको स्टेज पे भी लाए, और बहुत आपको पता होगा तुम्हारी अमृता, शबाना आजमी फारूक शेख का किया, और गांधी वर्सेस महात्मा गांधी, उसके बाद में गांधी माय फादर जो फिल्म बनाई है, वो बहुत जबरदस्त फिल्म है। उस फिल्म को नेल्सन मंडेला और पता नहीं दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने तारीफ की। तो बड़े ही अच्छे सोच के इंसान है और बहुत ही काबिल आदमी है। तो मैंने जब देखा पिछले दिनों एडवर्टीजमेंट, तो मैंने उनसे फोन किया, कहा कि भाई मैंने फिल्म तो देखी है, पहले देख भी रखा था, लेकिन मैं सोचता हूँ एक बार देखूं। तो जब मुगल आजम में आप जब जाते हैं, आपको पता है कि क्या से उसका रहा होगा और किस ग्रैंड स्केल पे फिल्म आई थी। लेकिन जब प्ले जाते हैं तो बहुत सारे तवक्कुआत आपके पास होते हैं, क्योंकि नोशंस आपके ऑलरेडी प्रिसिप्ड हैं, बने हुए हैं। आप जानते हैं इमेज जो है वो किस तरह से अकबर का होगा, सलीम का होगा, अनारकली का, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, सब कुछ जानते हैं आप। लेकिन साहब जिस अंदाज में फिरोज खान ने ट्रीटमेंट किया सब्जेक्ट का, वो आप सोच लिए कि वो बांध के रखता है वो शब्द। और कमाल ये है कि ऑडियंस में चंद लोग को छोड़ करके जो उर्दू दा होंगे मेरे जैसे, जो मैक्सिमम लोग हैं वो उर्दू नहीं जानते, यानी कि उर्दू से वाकिफ नहीं है। हाँ, क्योंकि मुगल आजम में फिल्म भी हो, उसमें भी उर्दू के बड़े ही भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल किए गए।
उसके अलावा ये है कि मुगले आजम एक ऐसी कल्ट मूवी है, एक ऐसी फिल्म है जिसने डिफाइन कर दिया कि अगर अकबर रहा, अकबर तो था, हाँ। तो अकबर ऐसा ही दिखता रहा होगा ऐसे। हालांकि हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिखता, हाँ। हाँ। ऐसा नहीं दिखते थे, लेकिन वो पृथ्वीराज को उनका जो लार्जर लाइफ इमेज जो बना, हाँ। वो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया। हाँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि फिरोज अब्बास खान साहब ने भी जिस तरह से कैरेक्टर्स को बनाया है, वो आपको ये नहीं महसूस होने देगा कि ऐसा नहीं रहा होगा। जिस अंदाज में डायलॉग डिलीवरी है, और कमाल की बात है, जो अच्छी बात उन्होंने वो ये की है कि चूंकि अब वो तबका नहीं रहा, 60 में आई थी वो फिल्म, तो उस वक्त में उर्दू से जानने वाले दूसरे लोग भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब चूंकि वो तबका नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया है कि स्टेज के दोनों तरफ अंग्रेजी में डायलॉग्स के ट्रांसलेशन चलते हैं बैकवर्ड। अच्छा। जब वो बोल रहा होता है एक्टर, तो इस तरफ जो है वो अंग्रेजी में चलते, यानी कि जो नहीं समझ पाए वो वहां पढ़ ले कि क्या बोला जा रहा। तो इससे सहूलत होती है लोगों को, उन लोगों के लिए जो डायलॉग को नहीं समझ पाए वो वहां पढ़ के समझ लें कि क्या बोला जा रहा है। तो इससे सहूलत होती है लोगों को, उन लोगों के लिए जो डायलॉग को नहीं समझ पाए वो वहां पढ़ के समझ लें। एक तो ये बात रही। दूसरी बात यह है कि ऑन स्पॉट जिसको कहें सब टाइटलिंग जैसे बिल्कुल चल रहा है, सब टाइटलिंग नहीं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रांसलेशन चल रहा है। यानी हम जो बोल रहे हैं उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन चल रहा है, तो ये डायलॉग बोल रहे हैं, इधर ट्रांसलेशन चल रहा है। जैसे उसने कहा कि अनारकली का डायलॉग, अनारकली क्या बोल रही है, अनारकली का नाम हुआ वहां पर, इस तरह चलता रहा। वो क्या सलीम क्या बोल रहा है, सलीम की जुबान से जो कुछ निकला वो ट्रांसलेशन हो रहा है। ओहो, मतलब टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, साइमल्टेनियसली, यानी आप मिस नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली चलता है, इतना इस्तेमाल किया कि एक साथ चलना चाहिए। दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि उसमें जितने भी दो चार चंद लोगों को छोड़ करके जितने एक्टर्स हैं सब गैर उर्दूदा हैं, सब कोई किसी को उर्दू नहीं जानता था। उसके बावजूद जो गाना गाती है लड़कियां, चाहे वो बाहर का कैरेक्टर कर रही हो या अनारकली का कैरेक्टर कर रही हो, इन लड़कियों ने गाना वो लाइव गाती हैं, ये नहीं कि लिप सिंक चल रहा है। अच्छा जी, उसको प्रूव किया इन्होंने। कुछ लोगों को शक हुआ, जब मैं इंटरवल में मुझे फिरोज खान साहब ने बुलाया अपने कमरे में, मैं गया तो मैंने ये सवाल किया कि क्या आपने जो है वो मूवमेंट करते हैं लिप्स का लड़कियां या गाती हैं? क्या नहीं, कहा चलिए दिखाता हूँ। फिर क्या होता है, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब वो फिरोज खान आते हैं स्टेज पे, और तब वो कहते हैं कि देखो आज भी अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में शक है कि शायद वो तुम्हारा लिप मूवमेंट चल रहा और पीछे रिकॉर्ड चल रहा हो, ऐसा नहीं है, गा के दिखाओ। तो वो गाती हैं, वो जो है वो सारे दो तीन गाने गा के दिखाती हैं तो लाइव, ताकि पता चल जाए लोगों को, पूरा शक दूर हो जाए कि वाकई लाइव गाती है। ओहो, तो मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहीं तक है, ट्रांसलेशन तक, बाकी सब लाइव है, आप कुछ नहीं है। ये नहीं कि वो पीछे से चला रहे हो और ये मुंह चला रही हो, ऐसा नहीं है। वो पूरा का पूरा जो है वो गाना गाते हैं, जैसे कव्वाली होता है वो कव्वाली गाती है, जो दूसरे गाने हैं सारे गाने गाती है, जो जिस तरह से जंजीर पहनी हुई है जो अनारकली को पहनाया जाता है, और वो बेकस पे सितम करम कर मौला वाला वो नाथ शरीफ जो है जो वो गाती है। अक्ल तमाशा देखती रही और इश्क नगमों का सहारा लेकर अपनी हद से आगे बढ़ गया। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, हाजी हाँ हम भी देखेंगे। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब
ले जाओ इस बेबाक लौंडी को और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तक लिया। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। सलीम बगैर जंग के कामयाब है। जंग नहीं होगी। जंग होगी। हमारी दुआ है खुदा मैदान जंग में तुम्हें जलाल अकबरी से महफूज रखे। शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। क्या जब प्यार किया तो डरना क्या। एक अच्छी बात यह है कि शुरू होने से पहले, शो शुरू होने से पहले लता जी का एक रिकॉर्डेड मैसेज है वो सुनाया जाता है। अच्छा, क्या है उसमें यह हुआ था कि जैसा कि मुझे बाद में फिरोज खान साहब ने बताया कि उनके इंतकाल से पहले जब इन्होंने प्ले बनाया था तो लता जी के पास गए फोन करके। उनको बहुत मानती थी लता जी। तो कहा कि दीदी आपसे मिलना है, तो कहा कि ठीक है आ जाओ। तो गए तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने एक प्ले बनाया है। हाँ। आपने इसमें गाना गाया था और नौशाद साहब से मिली हुई थी, आप रफ़ी साहब सबको जानती थी, तो आसिफ साहब को जानते थे, तो एक मैसेज आप कर दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया लता जी ने कि ये हमने इसमें काम किया और ये फिल्म उस ज़माने में भी बहुत चली थी और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी पूरी शुभकामना है कि इस प्ले को देखेंगे आप लोग, पसंद करेंगे। और इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा जो है काम किया कि फिर से जो है याद ताज़ा कर दिया। तो ये मैसेज वो चलता है उनका, मतलब ऑडियो सुनाया जाता है। तो गोया कि जैसा कि कहा कि एक कल्ट मूवी है, ये आइकॉनिक है अपने आप में। और इस सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट, सबसे कमाल की बात यह है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज था उनके सामने। आज के कोई आसान काम नहीं है कि मुगल आजम को आप स्टेज पे ले आए। वही मेरी बदकिस्मती है कि मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैंने अभी तक ये प्ले देखा नहीं है। आपने दोनों फिल्म भी देखी, आपने और प्ले भी देखा। जी जी। क्या फर्क है? स्क्रिप्ट क्या सेम है दोनों? ये बिल्कुल सेम है। आपको वो सारे सीन से कुछ हटाया नहीं उन्होंने, सारे सीन्स रखे। अब जाहिर सी बात है वहाँ हाथी दिखाया गया तो ओरिजिनल में इसमें तो हाथी दिखा नहीं सकते स्टेज पे। हाँ, तो उन्होंने जो है वो उसके सिंबल्स के जरिए और अच्छा सिंबॉलिक, मतलब जिस तरह से फिल्म में खो गए थे वैसे प्ले में खो जाएंगे आप। आपको लगेगा नहीं कि हम जो है वो कोई ऐसा ड्रामा नहीं जो जिंदगी के सामने नहीं चल रहा है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, सारी चीजें वैसी है, सारे गाने उसी अंदाज में हैं। बिल्कुल उन्होंने जो है उसको जो ट्रीटमेंट है उसका वो अपने आप में अनोखा किया है। जो प्रोड्यूसर है शाहपुर जी, पालन जी, पारसी, उन्होंने इसको फिर प्रोड्यूस किया, जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूस किया था। अच्छा, ये प्ले उनका प्रोड्यूस किया हुआ है। इतना पैसा लगाता कौन? लेकिन ये जो मुगल आजम जो प्ले है फिरोज खान साहब का, ये तो काफी पुराना, काफी अरसे से कर रहे हैं। हाँ, 9 साल लगभग हो गया, लेकिन लोग बार बार देख रहे हैं ना, रिपीट ऑडियंस आ रही है। ये तो कमाल की बात है। एक कहानी जो है वो ऐसी चीज है, ये जमाने से चलता। देखिए अब फर्क क्या हो रहा है। आपने शुरुआत की, आप आर्ट एंड लिटरेचर और मैं आर्ट एंड कल्चर की तरफ था।
अब आपका रुझान उस तरफ ज्यादा जा रहा है और मैं लिटरेचर की तरफ जा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। तो खैर ये अच्छी बात है, ये एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है। हाँ, जैसे आऊंगा कि आपका अगली बार आपको दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको देखना चाहिए प्ले, क्योंकि मैं- आप थिएटर के जुड़े हुए आदमी हैं। मैं- तो आपके लिए फायदेमंद भी होगा और आपकी फिर दोबारा याद भी ताज़ा हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो हम और आप जो थोड़े बहुत जो अदब से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से, तो वो जो डायलॉग्स होते हैं ना, तो उसको महसूस करते हैं। मैं तो बार बार वाह वाह निकलता था मेरे में। तो जहाँ हम लिटरेचर को तरजीह दें, वहीं पर थिएटर ही बहुत अहम है। और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, अपनी जिंदगी को, समाजी जिंदगी को, समाज में बेहतरी लाने के लिए इन 2-3 मीडियम्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, यही काम होना चाहिए हमारा। बिल्कुल, बात बहुत लंबी हो गई, शुरुआत वहां से हुई और हम लोगों ने आपने छेड़ने की आदत, आपने छेड़ दिया। अरे नहीं, आज बात आपके जिंदगी के सफर की कहानी से शुरुआत हुई और हम आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर, उसकी तरफ, लिटरेचर, उसकी तरफ चले गए और आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सिलसिला जारी जारी रहेगा इंशाल्लाह, और ताकि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर कर सके। जी सकें जी सोसाइटी में। जी जी, बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जनाब वजीउद्दीन साहब को पकड़ के लाऊं या बिठाऊं अपने साथ, और जो भी आपके जहन में है, जो आप उनसे पूछना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपके साथ जुड़े और आपके जो सवालात होंगे उसके जवाब का भी मैं कोशिश करूंगा कि वजीउद्दीन भाई दिया जाए। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वजीउद्दीन साहब के साथ बातचीत करें तो वो फौरन आप तक पहुंच जाए। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।